हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 4 है। यहां पर हम लोग भूदृश्यों की शिल्पकारी अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी के अंदर चलने वाली विवर्तनिक हलचलें और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से धरातल पर भूआकृतियों का निर्माण होता है। लेकिन जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं, बाह्य प्रक्रियाएं लगातार इन भूआकृतियों का स्वरूप बदलती रहती हैं। भूदृश्यों की शिल्पकारी में धरातल के निम्नीकरण और अवृद्धि की प्रक्रियाएं शामिल हैं। लेकिन धरातल के निम्नीकरण की प्रक्रियाओं में अपक्षय अपर्दन आ जाता है और अवृद्धि की प्रक्रियाओं में निक्षेपण आ जाता है। तो लगातार जब किसी चीज का अपक्षय अपर्दन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो है निक्षेपण का कार्य होता है। तो जब कोई भूआकृति जो है उसका अपक्षय अपर्दन हो जाएगा तो क्या होगा, उसका निम्नीकरण होगा। और जब वही मलबा जो है कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर जम जाएगा, कोई नई भूआकृति का निर्माण करेगा, तो ऐसे करके एक नई भूआकृति का विकास भी होगा। तो ये अवृद्धि में आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि भूदृश्यों की शिल्पकारी में धरातल के निम्नीकरण और अवृद्धि की प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। समतलन के कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, सागर तरंगें और पवन जो हैं, ये सतत रूप से सेलों के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण में कार्यरत हैं। देखिए, ये सभी जो कारक हैं ये क्रमण के कारक बोले जाते हैं। प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमानी है, सागर तरंग है, पवन जो है, ये सब क्रमण के कारक हैं। यानी कि जो भूआकृतियां हैं उनको समतलन करने का, उनको समतल करने का ये प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार की भूआकृतियों का निर्माण पृथ्वी के सेल पदार्थों में निरंतर क्रमण से होता है। तो क्रमण के कारक मैंने अभी ऊपर बताए, ये वाले क्रमण के कारक हैं। तो इन कारकों की वजह से विभिन्न प्रकार की जो भूआकृतियां हैं उनका निर्माण पृथ्वी के जो सेल पदार्थ हैं उनसे होता है। यह अपघटित तथा नियोजित पदार्थ अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण द्वारा भूस्वरूपों को जन्म देता है। यानी लगातार जो भूदृश्य हैं जब वो अपघटित होते हैं और उनसे जो नियोजित पदार्थ हैं उनका अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण जब होता है तो नए प्रकार के जो भूस्वरूप हैं उनको जन्म दिया जाता है। वो नए प्रकार के जो भूस्वरूप हैं वो बनते हैं। अब बात करते हैं अपक्षय की, यानी कि वेदरिंग की। तो अपक्षय क्या होता है? तो यहां पर अपक्षय के बारे में बताया गया है, जब जो सेल है यानी चट्टान है, जब सेल पृथ्वी के धरातल पर उसके निकट पर्यावरण में खुली पड़ी रहती है तो धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में ये विखंडित और अपघटित होती है। तो इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। देखिए, यह पूरी प्रक्रिया जो है आपके जो पर्यावरण है यानी कि वातावरण है उससे प्रभावित होती है। यानी कि इसमें जो है तापमान का, वर्षा का या फिर जो सूर्य का प्रकाश है, इन सब का असर पड़ता है और ऐसे करके ये अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, तापमान तथा दाब में परिवर्तन, वायु एवं जल के प्रभाव और जानवरों, पौधों और मनुष्यों के कार्यों के द्वारा सेल विखंडित और अपघटित हो जाती है। तो ये सब प्रक्रिया जो अपक्षय में आ जाती है। अपक्षय को अक्सर भूदृश्यों के क्रमण की पहली स्थिति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अपक्षय जो है भूदृश्यों के संतुलन की पहली स्थिति है। क्योंकि कोई सेल, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक चट्टान है, यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी की चट्टान है। तो लगातार जब ये खुले में रहेगी तो खुले में रहने की वजह से इस पर धूप का असर भी पड़ेगा, पानी का असर भी पड़ेगा, हवा चलेगी। तो उन सबसे क्या है, इसका क्रमण होगा, कहीं ना कहीं समतलन होगा। तो इसी वजह से कहा गया है कि अपक्षय को अक्सर भूदृश्यों के क्रमण की पहली स्थिति कहा जाता है, क्योंकि यह अपर्दन के कारकों को परिवहन करने के लिए सेल पदार्थ तैयार करता है। क्योंकि यहाँ पर जब ये सेल अपक्षय की वजह से यानी कि वेदरिंग की वजह से टूट फूट जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर अपर्दन के लिए एक स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टूटे फूटे पदार्थ होंगे अपर्दन के लिए तैयार हो जाएंगे। अपक्षय जो है मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पहली शर्त है। देखिए, जब तक पदार्थ जो है सेल, मूल सेल पदार्थ जो है उनका अपक्षय नहीं होगा तब तक मिट्टी भी नहीं बनेगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मिट्टी को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो मिट्टी जो है आज 1 या 2 साल में नहीं बनी है, बल्कि लाखों साल के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है। अब यहां पर बताया गया है कि अपक्षय कितने प्रकार से होता है। देखिए, अपक्षय मूल रूप से 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले आ जाता है भौतिक अपक्षय। देखिए, भौतिक अपक्षय से तात्पर्य है सेलों के यांत्रिक विखंडन से है, जिसमें उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भौतिक अपक्षय कहलाता है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर परिवर्तन जो होता है वो भौतिक रूप से होता है, ना कि रासायनिक रूप से। तो यहाँ पर यही बताया गया कि कई प्रकार का होता है। इनमें से एक तापमान में परिवर्तन भी है भौतिक अपक्षय करवाने में। देखिए, जब कोई चट्टान गर्म होती है तो उसका निर्माण करने वाले जो खनिज होते हैं वो फैल जाते हैं और सेलों के ठंडे होने पर वो सिकुड़ जाते हैं। यानी जब धूप पड़ती है तो क्या होता है, धूप पड़ने से जो सेल है, चट्टान को बनाने वाले जो खनिज होते हैं ये काफी ज्यादा फूल जाते हैं
और जैसे ही रात पड़ती है, रात पड़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो सेल का निर्माण करने वाले खनिज पदार्थ हैं सिकुड़ जाते हैं। तो बार बार प्रसार और बार बार सिकुड़ने की वजह से एक समय के बाद चट्टान कमजोर पड़ जाती है और टूट जाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि प्रतिदिन बारी बारी से फैलने और सिकुड़ने की वजह से ये सेलें जो है कमजोर हो जाती हैं और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि ये टूट जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। देखिए तापमान में जो परिवर्तन कैसे काम करता है वो बताया गया है। तापमान में परिवर्तन सेलों की दरारों अथवा रंध्रों में भरे हुए जल को जमा देता है। इससे उसका जो आयतन जो है ये बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में जो दरारें होती हैं उनमें पानी भरा होता है। तो जब आप लोग जानते होंगे जब बर्फ जमती है तो बर्फ जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन जब किसी चीज का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो दबाव डालेगा, अपने आसपास की जो भी वस्तु होगी उस पर दबाव डालेगा। तो चट्टान के साथ भी यही होता है। चट्टान के अंदर जो जल होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बिल्कुल 0 से नीचे चला जाता है, तो चट्टान के नीचे अंदर वाला जो जल होता है वो जम जाता है। जमने की वजह से क्या होता है, जल का आकार आयतन बढ़ जाता है। आयतन जब बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो चट्टान है उस पर दबाव पड़ता है और एंड में चट्टान जो है टूट जाती है। इससे उसका आयतन बढ़ जाता है और सेल जो है अनेक टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को जो है पाले या तुषार का कार्य भी कहते हैं। ये भी जो है भौतिक विखंडन में ही आ जाता है। दिन और रात के तापमान में परिवर्तन होने के कारण कभी कभी सेल पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होती है। इस प्रक्रिया में सेलों की जो भारी परत है ये टूटकर अलग हो जाती है। यह प्रक्रिया जो है अपशल्कन कहलाती है। देखिए दिन रात में जो टेम्परेचर चेंज होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, या कभी सुबह सुबह आप देखेंगे दिन के समय यहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और रात के समय माइनस में चला जाता है। तो वहां पर एक क्रिया और होती है जो कि अपसल्कन की क्रिया होती है। अपसल्कन की क्रिया में क्या होता है, जो भी चट्टान है उसकी ऊपरी परत इस तरह से हट जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपसल्कन की प्रक्रिया कहलाती है। तो अपसल्कन की जो प्रक्रिया है ये सामान्यतः ग्रेनाइट सेलों में पाई जाती है, यानी जो ग्रेनाइट सेलें होती हैं उनमें ये प्रक्रिया सामान्यतः देखी जाती है। इसके बाद आ जाती है रासायनिक अपक्षय यानी केमिकल वेदरिंग। तो रासायनिक अपक्षय में जल अथवा वायु की रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सेलों का जो खनिज संगठन है ये बदल जाता है। इसको आप लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए लोहे की जो छड़ है इसको बाहर खुले आसमान में रख दिया जाए तो आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात लोहे की छड़ पर जंग लग जाती है, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया की वजह से लोहे की जो छड़ है उस पर जंग लग जाती है। तो ठीक ऐसा ही जो है चट्टानों के साथ भी होता है। जब चट्टानें खुले में होती हैं तो उनसे लगातार वायु भी प्रतिक्रिया करती है, जल भी प्रतिक्रिया करता है। तो जल और वायु की प्रतिक्रिया करने की वजह से उनमें रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होने लगती है। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ कार्बन प्रतिक्रिया करता है और ये कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो कार्बनिक अम्ल क्या करता है, चट्टानों को इस तरह से गला देता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। चूना पत्थर तथा संगमरमर कार्बनिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है और आर्द्र क्षेत्रों में सेल विवर, घोल रंध्र और गुफाएं आदि आकृतियों का ये निर्माण करता है। इसके बाद है जैविक अपक्षय। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चट्टान है और एक चट्टान के बीच में से यहाँ से पेड़ उग रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार जो पशु पक्षी होते हैं ये फलों को खाते हैं। तो फलों को खाने के दौरान उनके बीजों को भी ये निगल लेते हैं और जहां तहां पर ये जब मल त्याग करते हैं तो मल त्याग के दौरान इन बीजों को भी त्यागते हैं। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कहीं पेड़ों की दरारों में या फिर बिल्डिंग की छतों पर, बिल्डिंग की दरारों में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे उगाते हैं। तो इसी वजह से पेड़ पौधे उगाते हैं। तो जब बीज सेलों की दरारों में उगाते हैं तो बढ़ने के साथ साथ पौधों की जो जड़ें हैं ये भी बढ़ने लगती हैं और बढ़ती हुई ये जड़ें जो हैं सेलों की दरारों की जो दीवार है इन पर दबाव डालती हैं और इन्हें लगातार चौड़ा करने का प्रयास करती हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये सेल इसकी वजह से टूट जाती है। तो जैविक अपक्षय में एक तो पेड़ पौधों का उगना शामिल है, दूसरा जो है भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने वाले प्राणी और मनुष्य जो है ये भी सेलों के विखंडन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो जैविक अपक्षय में न केवल पेड़ पौधे बल्कि जो पशु पक्षी और मनुष्य जो है ये भी जो है जैविक अपक्षय की प्रक्रिया में शामिल हैं। अब है बृहद क्षरण अथवा बृहद संचलन। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगह पर कार्यरत है और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सभी पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतीय ढालों के साथ साथ नीचे की ओर सभी प्रकार के पदार्थों के संचरण को सामूहिक रूप से बृहद क्षरण अथवा बृहद संचलन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अधिकतर पर्वतीय ढालों पर असंगठित सेल के जो टुकड़े होते हैं और मिट्टी जो होती है उनका नीचे की ओर खिसकना एक आम बात है। पर्वतीय ढालों पर जो सेलखंड है वो टूटकर ढाल के साथ साथ नीचे की ओर खिसकने लगते हैं, जिससे कि पहाड़ी एरियाओं में पर्यावरणीय संकट क्रिएट हो जाता है। देखिए बृहद क्षरण अथवा बृहद संचलन जो है इसके कई सारे रूप हैं।
तो यहाँ पर इसके रूपों के बारे में बताया गया है कि जब जल से संतृप्त सेल पदार्थ जैसे चिकनी मिट्टी और गाद साधारण ढाल पर नीचे की ओर खिसकते हैं तो यह मृदा प्रवाह कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जल से संतृप्त, जल से भीगे हुए जो चट्टानी पदार्थ हैं जैसे चिकनी मिट्टी है, गाद है, जब कोई साधारण ढाल है, साधारण ढाल पर ही नीचे की ओर खिसकते हैं, इसको मृदा प्रवाह कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर होता है पंख प्रवाह। तो पंख प्रवाह में जल से संतृप्त चूर्ण सेल तीव्र ढाल के साथ साथ नीचे की ओर आते हैं। देखिए, पंख का मतलब होता है दलदली प्रवाह। जब जल से भीगी हुई चूने की सेलें जो है तीव्र ढाल के साथ साथ नीचे की ओर आती हैं तो इसको पंख प्रवाह कहा जाता है। इसका एक और रूप है, जब मृदा और सेलों के टुकड़े तीव्र ढाल के साथ साथ नीचे की ओर खिसक कर आते हैं तो इसे भूस्खलन कहा जाता है। यानी जब मिट्टी और सेलों के जो टुकड़े हैं, कोई तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल पर एकदम से नीचे की ओर आ रहे हैं, जिसको भूस्खलन कहा जाता है। तो मृदा प्रवाह, पंख प्रवाह, भूस्खलन, ये सभी बृहद क्षरण अथवा बृहद संचलन के ही रूप हैं। इसके बाद है मृदा तथा इसका निर्माण। देखिए, पृथ्वी के धरातल का अधिकतर भाग जो है मिट्टी के आवरण से ढका हुआ है और सभी प्रकार का जीवन जो है मिट्टी पर ही निर्भर है। सभी प्रकार की वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, फसलों को उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि मिट्टी बनती कैसे है। मृदा जो है बारीक सेल कण तथा जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है, इसका मिश्रण है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। देखिए, पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी लेयर है इसमें ह्यूमस पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। ह्यूमस जो है वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त होते हैं और ह्यूमस जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मृदा का निर्माण सेलों के अपक्षय और अपर्दन और पौधों और जानवरों के विघटन से, यानी पौधों और जानवरों के जो अवशेष होते हैं जिसको ह्यूमस कहा जाता है, इनसे मिलकर मिट्टी बनती है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा धीमी है, यानी कि मिट्टी की 1 सेंटीमीटर मोटी परत को बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा का विकास जो है ये क्षैतिज परतों में होता है। इस तरह से क्षैतिज परतों के रूप में मिट्टी का विकास होता है। जैसे कोई धरातल है, समतल धरातल है, तो उस पर इस तरह से मिट्टी की लेयर्स जो है बिछती जाती हैं। तो मृदा का विकास जो है क्षैतिज परतों के रूप में होता है। मृदा की परतों का परिच्छेद का दृश्य मृदा का परिच्छेद चित्र अथवा मृदा परिच्छेद का कहलाता है। यानी जो मिट्टी की जो परतें हैं उनका जो परिच्छेद चित्र है, यानी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मिट्टी की लेयर्स देख पा रहे हैं, सबसे निचली लेयर है, उससे ऊपरी लेयर है, फिर उससे ऊपरी लेयर है। तो ये जो चित्र है इसको मृदा परिच्छेद का या फिर सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। धरातल के सबसे ऊपरी परत को मृदा का ऊपरी स्तर कहते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी, बालू, गाद और ह्यूमस होता है। देखिए, ये वाली जो परत है सबसे ऊपरी परत या ऊपरी मृदा वाली परत बोली जाती है। इसमें जो है क्या क्या शामिल है, चिकनी मिट्टी है, बालू है, गाद है और ह्यूमस इसमें शामिल होता है। तो बहुत से पौधों की जो जड़ें हैं मृदा के इसी स्तर तक सीमित रहती हैं, यानी जो पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मृदा के इसी स्तर तक रहती हैं। इस परत के नीचे वाली जो परत होती है इसको उपमृदा कहते हैं। यानी इसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये वाली जो परत है इसको उपमृदा कहा जाता है। तो इसमें मोटी चीका मिट्टी, बालू, कुछ खनिज और थोड़ी मात्रा में यहाँ पर ह्यूमस भी मौजूद होता है। उपमृदा में जो है अपक्षय सेल, गाद और चिकनी मिट्टी और हल्की मात्रा में यहाँ पर ह्यूमस भी होता है। जो पेड़ पौधे काफी ज्यादा लंबे होते हैं तो उनकी जड़ें यहाँ तक पहुंच जाती हैं। इस परत के नीचे आंशिक रूप से अपक्षय सेल होती है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उपमृदा के नीचे जो है अधः स्तर या फिर अपक्षयित मूल सेल, जो मूल सेल से अपक्षित जो पदार्थ हैं वो यहाँ पर होते हैं तीसरी लेयर में। और इसके बाद की जो परत होती है ये मूल सेल वाली होती है। यहाँ पे मूल चट्टानें होती हैं जिनका अपक्षय नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपक्षित नहीं हुए मूल आधार सेल। तो ये ऐसे करके आप देख पा रहे हैं ये आपकी सॉइल प्रोफाइल है। आगे है क्रमण तथा तल संतुलन के कारक। तो क्रमण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहता हुआ जल, भौम जल, हिमानी, पवन तथा समुद्री तरंगों को जो है क्रमण के कारक कहा जाता है। और ये जो कारक हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हुए भूपदार्थों का अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण करते हैं। ये भूदृश्य को लगातार बदलते रहते हैं और विविध प्रकार की जो भूआकृतियां हैं इनका ही निर्माण करते हैं। तो क्रमण के कारकों में सबसे पहले बात करेंगे प्रवाहित जल की, कि प्रवाहित जल कैसे कार्य करता है। छोटी छोटी धाराओं, सरिताओं तथा नदियों के रूप में बहता हुआ जल क्रमण का सबसे बड़ा कारक है। जैसे ही वर्षा का जल धरातल पर गिरता है वह जल ढाल के अनुरूप नीचे की ओर बहने लगता है। देखिए, जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के उपरांत जल का कुछ पार्ट जो है धरातल के द्वारा सोख लिया जाता है, लेकिन जो जल का अधिकतर भाग है धरातल पर निचले स्तर की ओर बहने लगता है और जल की इस गति को अपवाह कहा जाता है। यह अपवाह धरातल की ढाल, वर्षा की मात्रा और पौधों का जो आवरण है इसके विस्तार के द्वारा प्रभावित होता है। वर्षा का जल अक्सर मृदा की
ऊपरी परत को बहा ले जाता है, यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत ह्यूमस वाली परत है इसको ये बहा ले जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए, अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर सेल पदार्थों एवं मृदा के ऊपरी संस्तर को हटा लिया जाता है। यानी अपरदन की प्रक्रिया बताई गई। अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर जो सेल पदार्थ हैं, मिट्टी है, इनके ऊपरी संस्तर को हटा लिया जाता है, तो इसे अपरदन कहा जाता है। यहां पर बताया गया है कि वर्षा के जल द्वारा मिट्टी का अपरदन कई प्रकार से होता है। तो यहां पर एक प्रकार बताया गया है परत अपरदन का। पौधों के आवरण के अभाव में धरातलीय प्रवाह की शक्ति द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र से मृदा की परत को बाहर ले जाया जाता है और यह जो है परत अपरदन कहलाता है। देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार कृषि का विस्तार करने के लिए जो जंगल वगैरह होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो काट दिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, केवल खेती खेत होंगे, तो जब लगातार वर्षा होगी तो लगातार वर्षा होने की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी परत होगी वो बह जाएगी। तो इस प्रकार का जो अपरदन होगा ये परत अपरदन कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, केवल एग्रीकल्चर वाली लैंड दिखाई गई है। तो एग्रीकल्चर लैंड पर लगातार जब पानी पड़ता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ये बह जाती है। इसे परत अपरदन कहा जाता है। अब अगला है अवनालिका अपरदन। देखिए, जब वर्षा का जल जब ऊंचे नीचे भूभागों में बहता है तब वह मृदा को नीचे गहरा काटता है, जिससे छोटी और गहरी नालियां बन जाती हैं। इसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप अनेक खंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि जो कि अवनालिका अपरदन से प्रभावित होती है उसको उत्खात भूमि कहा जाता है। चंबल घाटी का अधिकांश क्षेत्र जो है अवनालिका अपरदन द्वारा प्रभावित है। देखिए, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे, चंबल नदी जो है अपनी दिशा बदलने के लिए काफी ज्यादा फेमस रही है। तो चंबल नदी के बार बार दिशा बदलने की वजह से जो चंबल घाटी का अधिकांश क्षेत्र है वो अवनालिका अपरदन से प्रभावित हुआ है। अब है नदी का कार्य। जल का बहता हुआ भाग नदी अथवा सरिता कहलाता है। नदी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी घाटी में ढाल के अनुरूप नीचे की ओर बहती है। देखिए, वह स्थान जहां से नदी निकलती है नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। यानी वह स्थान जहां से नदी ओरिजिनेट होती है वह नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। नदी का दूसरा सिरा जहां या जल के बहुत बड़े भाग जैसे झील, सागर अथवा महासागर में मिलती है तो यह नदी का मुहाना या फिर नदमुख कहलाता है। नदी अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक अपनी यात्रा में किसी अन्य क्रमण कारक की तरह 3 अंतर संबंधित कार्य करती है। ये 3 अंतर संबंधित कार्य कौन कौन से हैं? अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ये कार्य नदी के द्वारा किए जाते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की भूआकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपरदन की। लेकिन नदी का अपरदन कार्य धरातली सेलों की प्रकृति, उसका अपना वेग तथा उसके साथ बहने वाले सभी पदार्थों पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ पर नदी के बहने की अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो यंग एज है, दूसरी मिडिल एज है, तीसरी ओल्ड एज है। यहाँ पर आप धरातल भी देख पा रहे होंगे। यंग एज के दौरान जहाँ से नदी का उद्गम होता है वो एरिया ऊंचा होता है। तो ऊंचाई होने की वजह से यहाँ से जब ऊंचाई से नदी जब निकलती है तो इसका वेग प्रचंड होता है। तो यहाँ पर वेग प्रचंड होने की वजह से नदी सबसे ज्यादा अपरदन का कार्य करती है। यहाँ पर निक्षेपण का कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही नदी अपनी मध्यावस्था में पहुंचती है वैसे ही वेग कम हो जाता है। तो वेग कम होने की वजह से नदी अपने साथ लाए हुए जो अपरदित पदार्थ हैं इनका निक्षेपण करना स्टार्ट कर देती है। ओल्ड एज तक आते आते नदी का जो अपरदन कार्य बिल्कुल कम हो जाता है या फिर ना के बराबर रहता है और यहाँ पर निक्षेपण कार्य सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि नदी में बहते हुए जल की शक्ति नदी के तल पर तल घर्षण का प्रभाव डालती है। इन नदी का जो बहता हुआ जल है उसका वेग नदी के तल पर घर्षण का प्रभाव डालता है। इसके परिणाम स्वरूप असंगठित सेल पदार्थ जैसे चीका मिट्टी, गाद और बालू ये अपरदित हो जाते हैं और ये भी नदी के जल में मिल जाते हैं। नदियों द्वारा ले जाए जाने वाले सेलों के टुकड़े घाटी तल को रगड़कर गहरा कर देते हैं। देखिए, जो पदार्थ जो कि नदी के वेग के जरिए घर्षित हुए हैं, अपरदित हुए हैं, जब ये नदी के जल में मिल जाते हैं तो ये नदी के जल के वेग के साथ साथ ये पदार्थ भी अपरदन में सहयोग करते हैं। जब ये पदार्थ अपने आसपास की घाटी से टकराते हैं तो घाटी से टकराने की वजह से इस घाटी को ये और ज्यादा चौड़ा करते रहते हैं। एक नदी या सरिता अपने मुहाने के तल से नीचे अपरदन नहीं कर सकती है। अधिकांश नदियों का आधार तल समुद्र तल ही होता है। यानी कहने का मतलब यह है कोई भी नदी हो उसका वेग कितना भी प्रचंड हो, कितना भी अपरदन करे, लेकिन वो अपने आधार तल से नीचे नहीं जाएगी। और हर नदी का आधार तल जो है समुद्र होता है। यानी समुद्री तल से नीचे नदी कभी अपरदन नहीं कर सकती है। अगर कोई भी नदी समुद्री तल के नीचे अपरदन कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अपने मुहाने तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि एक नदी या सरिता अपने मुहाने के तल से नीचे अपरदन नहीं कर सकती है। नदी के ऊपरी भाग में नदी के जल के अधिक वेग के लिए तीव्र ढाल उत्तरदायी होता है, जैसा कि हमने यंग एज में देखा है। इसलिए यहाँ पर निक्षेपण जो है बहुत कम
अथवा बिल्कुल भी नहीं होता है। नदी के ऊपरी मार्ग में लंबवत अपर्दन होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप नदियां तीव्र ढाल वाले महाखड्डों का निर्माण करती हैं। देखिए कई नदियां जो हैं, कई नदियों का उद्गम पहाड़ियों से होता है। तो जब नदियां पहाड़ियों से निकलती हैं तो वहां पर क्या होता है, पहाड़ियों से निकलने की वजह से वहां पर झरना टाइप बनाती हैं, प्रपात टाइप बनाती हैं। तो प्रपात जब नीचे की तरफ गिरता है तो क्या करता है, यहाँ पर एक बड़े गड्ढे का निर्माण करता है। तो नदी के ऊपरी मार्ग में लंबवत अपर्दन होता है, यानी नदी जब पहाड़ी से जब गिरेगी तो क्या होगा कि लंबवत अपर्दन होगा, जो पहाड़ी वगैरह होगी उसका भी अपर्दन होगा। इसके परिणाम स्वरूप नदियां तीव्र ढाल वाले महाखड्डों का निर्माण करती हैं। यानी ऐसे करके जब यहाँ पर नदी गिरेगी तो तीव्र ढाल वाला एक महाखड्ड का निर्माण हो जाएगा। जब नदी के मार्ग में पहले कोई अपर्दन प्रतिरोधी सेल आ जाती है तथा उसके बाद अपेक्षाकृत मुलायम सेल आ जाती है तो जलप्रपात अथवा छिप्रका का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले कोई कठोर सेल हो, उसके बाद कोई कमजोर सेल हो, तो कमजोर सेल का अपर्दन नदी के वेग से हो जाएगा। तो ऐसे करके नदी क्या है, ऊंचाई से जब गिरेगी तो यहां पर जलप्रपात या छिप्रका का निर्माण होगा। तो हमने नदी के अपर्दन की बात तो कर ली, अब नदी के परिवहन की बात करेंगे। नदी परिवहन किस प्रकार से करती है। तो नदियां अपने साथ ढीले ढाले अपक्षेद तथा अपर्दित सेल पदार्थों को बहाकर ले जाती हैं। इनमें से कुछ पदार्थ उसके अपर्दन कार्य में मदद करते हैं, जैसा कि हमने अभी जाना था कि उसके साथ जो कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ जैसे पत्थर वगैरह होते हैं, वो और ज्यादा अपर्दन करने में सहायक होते हैं। नदी द्वारा ढोकर लाए जाने वाले अपर्दित पदार्थ की मात्रा को उसका भार कहा जाता है। नदी द्वारा ढोकर ले जाए जाने वाले भार की मात्रा ढाल की तीव्रता और उसके जल की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसा कि यहाँ पर आप फिर से देखेंगे, यंग एज में आप देखेंगे, यंग एज में चूंकि नदी काफी ज्यादा ऊंचाई से निकल रही होती है तो यहाँ पर वेग प्रचंड होता है और ढाल भी काफी ज्यादा तीव्र होता है। तो नदी यहां पर जो है सबसे ज्यादा परिवहन का कार्य यहीं से करती है। नदी कुछ पदार्थों को घोल के रूप में ले जाती है, जैसे नमक और चूना जो है ये घोल के रूप में जाते हैं। चीका तथा गाद जैसे पदार्थों को नदी अपने साथ निलंबित अवस्था में ले जाती है, अर्थात ये पदार्थ जो है नदी के जल में घुलते नहीं है बल्कि लटके रहते हैं, इसके साथ बहते रहते हैं। मोटे तथा भारी पदार्थ जैसे बालू तथा पत्थरों के टुकड़े लुढ़कते हुए तथा नदी तल को रगड़ते हुए चलते हैं, जिससे और ज्यादा अपर्दन होता है। इन्हें नदी द्वारा तल के भार के रूप में ले जाया जाता है। यानी मोटे और भारी पदार्थ जो हैं इन्हें नदी जो है नदी के तल के भार के रूप में ले जाती है। परिवहित सेल पदार्थ क्रम से नदी के तल में, इसके किनारों पर, झीलों, सागरों और महासागरों जैसे जलाशयों के तल पर शनै सने निक्षेपित होते रहते हैं। धीरे धीरे ये निक्षेपित होते रहते हैं। यानी जो परिवहित सेल पदार्थ है, परिवहित चट्टानी पदार्थ हैं, वो या तो नदी के तल में या फिर इसके किनारों पर या फिर झीलों वगैरह में या फिर सागर में, जहां पर नदी का मुहाना है तो वहां पर या फिर जलाशयों के तल में ये धीरे धीरे निक्षेपित होते जाते हैं। तो ये यहां पर बताया गया है। इसके बाद है निक्षेपण। जब नदी में जल की कमी तथा उसकी गति मंद हो जाती है तो उसकी जो भार वहन क्षमता होती है ये भी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप नदी का जो भार है ये निक्षेपित होने लगता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको नदी की अवस्थाएं दिखाई हैं, यंग एज, मिडिल एज और ओल्ड एज। तो मिडिल एज तक आते आते नदी का वेग कम हो जाता है। नदी का वेग कम होने की वजह से नदी की जो भार वहन क्षमता होती है ये कम हो जाती है और नदी यहाँ से अपने साथ लाए हुए अपक्षेद और अपर्दित पदार्थों को निक्षेपित करने लगती है। निक्षेपण से धीरे धीरे नदी का तल ऊंचा हो जाता है। एक सक्रिय और गहरी नदी की धारा धीरे धीरे चौड़ी और उथली धारा का रूप धारण कर लेती है। जब नदी जो है अपने तल में अवसादों का निक्षेपण करने लगती है, इसकी वजह से नदी की जो गहराई है, नदी की जो धारा की गहराई है ये कम हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक सक्रिय और गहरी नदी की धारा जो है धीरे धीरे चौड़ी और उथली धारा का रूप धारण कर लेती है। जैसे ही निक्षेप नदी के जलस्तर के ऊपर आते हैं, वे नदी की धारा को बहुत सी पतली पतली शाखाओं में विभाजित कर देते हैं और ये शाखाएं जो है आगे चलकर, पतली पतली शाखाएं जो है ये भी आगे चलकर आपस में जुड़ सकती हैं। तो जुड़ने के बाद ये आड़ा तिरछा एक जाल बना देती हैं और ऐसी धाराओं को गुम्फित नदी कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये नदी है, अब नदी यहाँ पर आकर जो है निक्षेपण का कार्य कर रही है। निक्षेपण का कार्य करने की वजह से यहाँ का जो तल है इसका जो है ये फुल हो गया। जब तल फुल हो जाएगा तो क्या होगा, नदी की बहुत सारी इस तरह से धाराएं ऐसे बन जाएंगी, ऐसे धाराएं बहुत सारी बन जाएंगी और ये धाराएं भी जो आगे चलकर ऐसे करके जुड़ जाएंगी। तो इस तरह की जो धाराएं जो बनेंगी, जो कि आपस में जुड़ जाएंगी, इनको गुम्फित नदी कहा जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अवसादों का निक्षेपण क्रमवार होता है। बड़े और भारी सेलों के टुकड़े जैसे रोड़े, कंकड़ और बजरी ये सबसे पहले स्थिर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले नदी जो है बड़े और भारी सेलों के टुकड़ों को ही निक्षेपित करती है। इसके बाद मोटे पदार्थ जैसे बालू बैठती है। बारीक कण वाले पदार्थ जैसे चीका मिट्टी और गाद जो है ये सबसे बाद में निक्षेपित किए जाते हैं। जब नदी का तल अवसादों के निक्षेप से ऊपर उठ जाता है तो जल की मात्रा में थोड़ी भी वृद्धि होने पर नदी अपने किनारों को पार करके बहने लगती है, जिससे बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब निक्षेपण होता है, निक्षेपण की वजह से क्या होता है, नदी का तल ये फुल हो जाता है और जब नदी का तल भर जाएगा, अवसादों से भर जाएगा, तो क्या है, नदी अपनी धारा से विमुख हो जाएगी।
यानी मान लीजिए नदी ये बह रही है, इस तरह से बह रही है, और यहाँ तक आते आते नदी का जो तल है इसमें अवसाद भर गए, अवसादों का निक्षेपण हो गया। तो ऐसे करके क्या हो गया, नदी का तल तो उथला हो गया। उथला होने की वजह से नदी का पानी इधर उधर से आसपास से बहेगा, इस तरह से बहेगा। तो जब नदी का पानी इस तरह से जब बहेगा तो आसपास में बाढ़ भी आएगी। तो बाढ़ आने की वजह से बाढ़ के मैदान का विकास होगा। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, जब भी नदी का जल अपने किनारों को पार करके बहता है तो बाढ़ के मैदानों पर अवसादों की एक नई परत बिछा देता है। इसको आपने पढ़ा होगा, इसको खादर कहा जाता है। नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है जिसकी परत बिछाई जाती है, इसको खादर कहा जाता है। तो जब भी नदी का जल अपने किनारों को पार करके बाढ़ के मैदानों पर अवसादों की एक नई परत बिछा देता है, तो ऐसे करके यहाँ पर क्या है, उपजाऊ मृदा की एक नई परत बिछ जाती है, जो कि खेती में बहुत ज्यादा सहायक होती है। बाढ़ के पानी के फैल जाने के साथ ही नदी की गति तेजी से कम हो जाती है। इसके कारण बालू तथा गाद जो है नदी की धारा के समीप ही निक्षेपित हो जाते हैं। देखिए, जब बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ का पानी जब फैल जाएगा तो नदी की गति ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। नदी तटों पर इस प्रकार के निक्षेपण को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब नदी में बाढ़ आई तो बाढ़ होने की वजह से क्या है, पानी तो इधर उधर फैल गया, और फैलने की वजह से यहाँ पर इसके साथ जो लाए हुए अवसादी पदार्थ है उनका निक्षेपण भी हो गया। निक्षेपण होने की वजह से यहाँ पर क्या है, एक प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रही है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो गया। धीमे ढाल वाले क्षेत्र में अवसादों से लदी हुई नदी अपेक्षाकृत धीमी गति से बड़े बड़े मोड़ बनाती हुई बहती है। नदी द्वारा निर्मित ये बड़े बड़े मोड़ विसर्प कहलाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नदी जो है अपनी मध्यावस्था या अपनी वृद्धावस्था में इस तरह से बहुत धीमी गति से बहती है। तो धीमी गति से बहने की वजह से नदी इस प्रकार के मोड़ बनाती है, तो इनको विसर्प कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। विसर्प प्राय चौड़ी धारा तथा तंग गर्दन वाले अर्धचंद्राकार चाप होते हैं। कभी कभी यह तंग गर्दन नदी द्वारा काट दी जाती है और नदी सीधी बहने लगती है। देखिए, कई बार क्या होता है, इस तरह के जो विसर्प बनते हैं, अब जैसे ये विसर्प बना यहाँ वाला, तो कई बार क्या है, ये विसर्प का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कट जाता है और ये पार्ट यहाँ से यहाँ पर जुड़ गया। तो ये जो अलग जो पार्ट पृथक हो गया है, इसको चाप झील या फिर गोखुर झील कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यह जल से भरा हुआ विसर्पी चाप एक झील में परिवर्तित हो जाता है। इसे गोखुर या फिर चाप झील कहते हैं। जब अवसाद से लदी हुई नदी अपने मुहाने के निकट पहुंचती है तो उसके जल की गति बहुत कम हो जाती है और उसके जल का भाव चारों ओर फैल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब नदी अपने मुहाने पहुंच रही है, इसके जल की गति बहुत ज़्यादा कम है और इसकी जो मुख्य धारा है ये कई सारी उपधाराओं में डिवाइड हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नदी के मुहाने के निकट अवसाद जो है त्रिभुजाकार रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। यहाँ पर अवसाद जो है त्रिभुजाकार में निक्षेपित होने लगते हैं, क्योंकि कई सारी उपधाराएं इसकी डिवाइड हो गई हैं। तो ये उपधाराएं जो हैं अवसादों का निक्षेपण करती हैं। तो एक प्रकार का त्रिभुजाकार यहाँ पर क्षेत्र बन जाता है। इसको डेल्टा कहा जाता है तथा एक डेल्टा का निर्माण ये करते हैं। नदी के मुहाने के आगे पीछे स्थानांतरित होने से डेल्टा का आकार बड़ा हो जाता है। इन नदी का मुहाना अगर आगे थोड़ा बढ़ता है तो डेल्टा और ज्यादा आकार में बढ़ जाता है। कभी कभी धीमी गति से बहने वाली नदी के बीच में अवसाद निक्षेपित होने के कारण नदी अनेक उपधाराओं में बढ़ जाती है। इन्हें वितरकाएं कहते हैं। यानी कभी कभी क्या, धीमी गति से बहने वाली जो नदी है, इसके बीच में मान लीजिए अवसादों का निक्षेपण हो गया तो नदी की एक अलग से उपधाराएं निकल जाती हैं, तो इनको वितरका कहते हैं। जैसी वितरकाएं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह की वितरकाएं तब बनती हैं जब नदी अपने बीच बीच में कहीं अवसाद छोड़ देती है, अवसाद से नदी कई उपधाराओं में डिवाइड हो जाती है, तो इस तरह की वितरकाएं क्रिएट होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।